नमस्कार। पांच के पंच में आपको आज की 5 बड़ी खबर बताएंगे। मैं बताऊंगा भरत तिवारी केस से जुड़ी बड़ी खबरें। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अब तो हर जगह फैजल खान की कोचिंग पर एक्शन हो रहा है। क्या कुछ हुआ है पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्यों फिर से राबड़ी आवास को लेकर के बिहार में राजनीति गर्मा गई है। 5 के पंच में आज मैं आपको बताऊंगी पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर क्यों भड़के स्वास्थ्य मंत्री निशान। और आखिरी खबर में मैं आपको बताऊंगी पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए दिग्गजों के बारे में। भरत तिवारी की मौत के बाद आज उनके गांव बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया गया। कई बड़े सियासी दिग्गजों ने इसमें शिरकत की। जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने इस दौरान पीड़ित परिवार से मुलाकात की और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, हम उनकी मां, भाभी और बहन की ओर से मांग कर रहे हैं कि न्याय का मतलब है जिन लोगों ने हत्या को अंजाम दिया उसके साथ साथ उन लोगों की भी जांच हो जिनके कहे पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। जिन्होंने वो परिस्थिति बनाई वो पागल नहीं था, आपने व्यवस्था और अफसरों से उसे मानसिक दशा में पहुंचा दिया था जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इनसे डील करें। प्रशांत किशोर के अलावा एमएलसी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कई बड़े लोग यहां पर पहुंचे। वहीं इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए बार बार साजिशें रची गईं। भरत तिवारी एक साधारण समाजसेवी थे जो जवनिया गांव के बेघर गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते थे, जिन्हें बचाने में मैंने भी मदद की थी। हेडक्वार्टर में बैठे बड़े और घमंडी लोग खुद को कानून, संविधान और लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं। आपको बता दें कि इस मामले में भरत तिवारी को लेकर अपार जन समर्थन अब नजर आ रहा है। वहीं इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एनकाउंटर को फेक बताया और कहा कि बहुत जल्द वो भरत तिवारी के गांव आएंगे। इसी बीच भरत तिवारी की मां की ओर से दिए गए एप्लीकेशन के आधार पर शाहपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। एफआईआर में तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार और एनकाउंटर में शामिल दूसरे पुलिसकर्मियों को भी नामजद किया गया है। परिजनों का आरोप सीधा है कि भरत तिवारी की मौत जानबूझकर की गई। ये एक सुनियोजित हत्या है। इसी शिकायत के आधार पर हत्या के मामले के तहत इन सभी पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब बात खान सर यानी कि फैजल खान। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में खान सर के कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन का डंडा चला है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया गया है। यह एक्शन बेसमेंट में चल रहे अवैध असुरक्षित कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ लिया गया है। प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पूरे कोचिंग जगत में हड़कंप मचा दिया। जो कोचिंग सेंटर सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर बिना सही वेंटिलेशन या फायर सेफ्टी के बेसमेंट में धड़ल्ले से चल रहे थे, उन पर एक एक करके ताले लटक गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि खान सर जो अपनी अनोखी टीचिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, उनकी कोचिंग सेंटर पर भी इस कार्रवाई का सीधा असर पड़ा है। देखिए ये तस्वीर, कैसे एक के बाद एक कोचिंग सेंटर पर प्रशासन की टीमें पहुंच रही है और ताले लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कार्रवाई नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संचालकों को सबक सिखाने के लिए की जा रही है, जिसमें सबसे ऊपर नाम खान सर का ही है। नियमों के मुताबिक बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग या स्टोरेज के लिए हो सकता है। वह क्लासरूम चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। खान सर के कोचिंग सेंटर के साथ साथ बाकी जगहों पर भी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा और गाइडलाइंस के मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इस ताबड़तोड़ एक्शन से उन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के होश उड़ गए हैं जो नियमों को ताक पर रखकर मोटी फीस वसूल रहे थे। अब पूरा मामला कानूनी दाव पेच पे फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा के मानकों पर बिल्कुल सख्त है,
तो दूसरी तरफ इन सेंटर्स पर ताला लगने के बाद अब पूरी जवाबदेही कोचिंग चलाने वालों की है। अब देखना यह होगा कि खान सर और अन्य कोचिंग संचालक नियमों को पूरा करके कब तक अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं, या फिर प्रशासन का ये कड़ा हंटर इन अवैध सेंटर्स पर यूं ही चलता रहेगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर लालू यादव और राबड़ी देवी चर्चा के केंद्र में, लेकिन इस बार वजह कोई चुनावी बयान या फिर राजनीतिक रैली नहीं, बल्कि उनका नया सरकारी बंगला और उनकी सुरक्षा को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। एक तरफ राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड छोड़ करके 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में शिफ्ट होने जा रही है, तो दूसरी तरफ उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार और आरजेडी आमने सामने आ गए। नए बंगले का युद्ध स्तर पर तैयारी किया जा रहा है। 50 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। बंगले में कुल 8 बड़े कमरे, 3 बालकनियां, बड़ा सा गार्डन और हरियाली की खास व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस खास कमरे की हो रही है जिसे लालू प्रसाद यादव की सेहत को ध्यान में रखते हुए ग्राउंड फ्लोर पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें संक्रमण से बचने और रासायनिक गंध से दूर रहने और सीढ़ियां कम इस्तेमाल करने की सलाह दी। यही वजह है कि नए आवास में उनके लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। इधर बंगले की तैयारी चल रही है, उधर सुरक्षा को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि लालू राबड़ी की सुरक्षा में करीब 150 पुलिसकर्मी तैनात है और सवाल उठाया कि अगर पूरा पुलिस बल वीआईपी सुरक्षा में लगा रहेगा तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। इस बयान के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार पर पलटवार ही कर दिया। आरजेडी नेताओं ने कहा कि अगर बिहार में कानून व्यवस्था इतनी ही बेहतर है तो मुख्यमंत्री खुद अपनी सुरक्षा हटा दे। पार्टी ने यह भी कहा कि लालू यादव को उनके कद और सुरक्षा आकलन के हिसाब से सुरक्षा मिलनी चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी एक तरफ नया बंगला तैयार हो रहा है तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर बयानबाजी चरम पर है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बहस सिर्फ सुरक्षा तक सीमित है या फिर बिहार चुनाव से पहले शुरू हुई एक नई राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। बिहार के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शामिल पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारियों के साथ निशांत कुमार ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में व्यवस्थाओं की जांच की गई और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी से गैर मौजूद रहे। अधिकारियों की गैर मौजूदगी सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबरों की माने तो निरीक्षण के वक्त कुछ अधिकारी अपने निर्धारित काम के स्थल यानी काम की जगह पर मौजूद ही नहीं थे, जबकि कई कर्मचारियों की मौजूदगी को लेकर भी सवाल खड़े हुए। निशांत कुमार ने अस्पताल के कई वार्डों, ओपीडी और दूसरे महत्वपूर्ण विभागों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिवार वालों से भी बातचीत की और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। कई मरीजों ने इलाज में देरी, साफ सफाई और कर्मचारियों की गैर मौजूदगी से जुड़ी शिकायतें भी रखी। निरीक्षण के बाद निशांत कुमार ने उससे जुड़े अधिकारियों को अस्पताल की व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि मरीजों की सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सरकार की पहली प्राथमिकता है और ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गैर मौजूदगी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ अस्पताल में जो प्रिंसिपल थे वो गैर मौजूद रहे और उन्होंने फोन तक नहीं उठाया, जिस पर वो भड़क गए। इस औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल प्रशासन सक्रिय हो गया। अधिकारियों का साफ कहना है कि निरीक्षण में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वहीं इस कार्रवाई को लेकर मरीजों और आम लोगों ने उम्मीद जताई है कि इससे अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा प्रभावी बन सकेंगी। 23 जून को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह 2026 कई यादगार पलों का गवाह बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की अलग अलग क्षेत्रों की 65 हस्तियों को सम्मानित किया। इस समारोह में खेल, सिनेमा और संगीत जगत के कई बड़े नाम शामिल रहे, जिनकी उपलब्धियों को देश ने सम्मान दिया। आपको बता दें कि क्रिकेट जगत के दिग्गज और भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया।
रोहित शर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी से भारतीय क्रिकेट को कई यादगार पल दिए हैं। मुंबई से क्रिकेट का सफर शुरू करने वाले रोहित ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई और अब उनका नाम देश के बड़े सम्मानों से भी जुड़ गया है। तो वहीं संगीत की दुनिया की मशहूर गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अलका ने अपनी मधुर आवाज से कई दशकों तक बॉलीवुड पर राज किया है। उनके गाए हुए गाने आज भी कई लोगों के दिलों पर राज करते हैं। ये सम्मान उनके लंबे और शानदार संगीत सफर का सम्मान है। वहीं भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मम्मूटी को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मम्मूटी ने मलयालम सिनेमा के साथ साथ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय की अलग पहचान बनाई है। इसके अलावा अभिनेता आर माधवन को पद्मश्री से सम्मान किया गया है। उन्होंने फिल्मों में अपने अभिनय के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी योगदान दिया है। टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया। यानी कि समारोह उन हस्तियों के सम्मान का प्रतीक बना जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया। तो फिलहाल के लिए 5 के पंच में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई 5 खबरों के साथ। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।